एशिया टाइम्स के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ इस वक्त अरशद अजमल साहब हैं। अरशद अजमल साहब के बारे में बता दूं कि आप सहूलत माइक्रो फाइनेंस के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये सहूलत माइक्रो फाइनेंस 2010 में कायम हुआ था। उस वक्त ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 ने यह तय किया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक तरह से माशी तौर पर मजबूत करने के लिए, उनके दरमियान माशी बेदारी पैदा करने के लिए कोई इस तरह की कोई स्कीम लाई जाए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाए। उसी के तहत माइक्रो फाइनेंस का ये अदारा कायम हुआ। अरशद अजमल साहब पहले दिन से इसके फाउंडिंग मेंबर हैं और लगातार पूरे 10 साल, आज 11 साल हो रहा है काम कर रहे हैं। आज मैं जानना चाहूँगा कि सहूलत माइक्रो फाइनेंस का ये सफ़र कैसा रहा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा कि सहूलत का ये जो सफ़र है 2010 में शुरू हुआ था, किन हालात में आपने इसको कायम किया था, वो क्या हालात थे और क्या सबब बना था कायम करने का? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए फिनंशियल इंक्लूज़न एक बड़ा एजेंडा होता है। फिनंशियल इंक्लूज़न, आप इस बात को जानते होंगे, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि हमारे बैंक फिनंशियल इंक्लूज़न नहीं कर सके जी। तो समाज के अंदर से ही माइक्रो फाइनेंस की एक सूरत निकली। तो बैंक और माइक्रो फाइनेंस में क्या फ़र्क था? जी, बैंक और माइक्रो फाइनेंस में फ़र्क ये था कि बैंक लोगों को कर्ज़े नहीं दे सकता था। उसकी दो वजह थी। एक वजह ये थी कि बैंक बड़े कर्ज़े देता है तो अपने कॉस्ट को मैनेज कर पाता है, और छोटे कर्ज़ों पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और बैंक कोई भी कर्ज़ा फिज़िकल कोलैटरल सिक्योरिटी के बगैर नहीं दे सकता है। उसके निज़ाम में ये बात है। फिनंशियल इंक्लूज़न आप एक ऐसे मुल्क में करना चाहते हैं। ठीक है कि आज से 5-6 साल पहले हमारे यहाँ गुर्बत सिर्फ 21% रह गई थी, और उससे पहले के डिकेड में 10% का, यानी कि 21% का बहुत ही फेनोमेनल रिडक्शन हुआ था। इधर तो गुर्बत फिर बढ़ गई है। जी जी। तो गरीब आदमी के कर्ज की ज़रूरत क्या है? 2000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक। दूसरी चीज़ ये कि वो दे के आपको कोलैटरल, तो समाज ने ही इसका जवाब दिया, और दुनिया उस चीज़ को जानती है माइक्रो फाइनेंस के नाम से। जी। तो आप ये समझें कि जहाँ कसीर आबादी को कर्ज की ज़रूरत है, छोटे छोटे वो डिपॉजिट करना चाहता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, बैंक ये डिपॉजिट नहीं लेता है। बैंक को डिपॉजिट बड़े चाहिए। जी। तो जब हम फिनंशियल इंक्लूज़न बोलते हैं तो डिपॉजिट भी करना चाहता है, कर्ज भी लेना चाहता है, वो अपना इंश्योरेंस भी कराना चाहता है। अजी कबील, इसको हम फिनंशियल इंक्लूज़न कहते हैं। इस पे मुस्लिम समाज में एक तज़किरा, यानी कि हम लोगों के बचपन के दौर से या उससे पहले से, बल्कि इकबाल के वक्त से हिंदुस्तान में एक बिलासूदी बैंकिंग का तज़किरा ख्याली सतह पे हुआ करता रहा है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे सैयद सलमान नदवी ने भी इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी थी। हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, एक ख्याल आया था उनके ज़हनों में कि सब बिला सूदी हो सकता है, इसलिए सूद इस्लाम में हराम है। सूद इस्लाम में हराम है। तो आप ये समझिए कि बिला सूदी माइक्रो फाइनेंस की ये कोशिश है। आप जिसकी तारीख पिछले 10 साल की जानना चाह रहे हैं, तो आप समझिए कि आप गुफ्तगू किसकी कर रहे हैं। जी जी। तो गुफ्तगू आप इसकी कर रहे हैं जी। आप अगर उसको कहना चाहिए तो एक पायलट टेस्टिंग के नाम पे आप समझिए कि 2002 से अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पटना में कायम हुई। जी। उसके बाद एतमाद हुआ, और सिद्दीक हसन साहब जो जमात इस्लामी के नायब अमीर जमात भी थे और विज़न के वो फाउंडर, विजनरी, क्रिएटर, आप जो भी अल्फाज कहना चाहें, उस तरीके से उन्होंने ये तय किया कि सब इसको हमको ऑल इंडिया लेवल पे ये करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप समझिए कि अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो। तो एक सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी
बनाई गई, उसका काम ये था कि ये इदारे कोऑपरेटिव के तहत ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जी। सहूलत का काम ये था कि पूरे हिंदुस्तान में घूम करके एक मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट है, जिसको हम कहते हैं MSCS 2002 जो एक्ट है जी, उसके तहत इदारे बनाने की कोशिश की गई, और जो स्टेट के तहत है उसके तहत इदारे बनाने की कोशिश की गई। तो आप अगर ये समझना चाहें कि साहब इस 10 साल में क्या हुआ, तो 10 साल में जो पटना में काम हो रहा था वो आज 12 स्टेट में काम हो रहा है। जी। उस वक्त जब 2-3 ब्रांच थी, आज पूरे हिंदुस्तान में इसकी 80 ब्रांच है। आज के तारीख में 80 ब्रांच है। जो ये आप उसकी बात कर रहे हैं, सहूलत की बात कर रहे हैं। सहूलत ने जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में बनाया, सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी है। जी। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी खुद न तो डिपॉजिट लेता है न वो कर्ज देता है। माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी क्या काम करती है? लोगों के डिपॉजिट जमा करती है, उन्हें कर्ज देती है और उसी पैसे से कर्ज देती है, उसी पैसे से कर्ज देती है। ये डिपॉजिट भी अपने मेंबर ही से लेती है और कर्ज भी अपने ही मेंबर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो सहूलत है ये फैसिलिटेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है, तो इस एजेंसी के ज़रिए से किस किस नाम से माइक्रो फाइनेंस की सोसाइटीज़ काम कर रही हैं? एक तो अलखैर हो गया, और किस नाम से काम कर रहे हैं? जैसे कि 2 MSCS के तहत इदारा है। एक अलखैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जो 4 स्टेट में काम कर रहा है, बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली में, जहाँ उसकी ब्रांचेस हैं। दूसरा संगमम है जो 2 स्टेट में काम कर रहा है, केरला में काम कर रहा है और तमिलनाडु में काम कर रहा है। हालांकि उसको पौंडीचेरी की इजाज़त है, लेकिन वहाँ अभी तक वो अपना ब्रांच खोल नहीं सके हैं। उसके बाद तेलंगाना में खिदमत और सेवा मैक्स के नाम से तकरीबन 18-20 सोसाइटियाँ हैं। उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में आ जाइएगा तो महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से जो नाम है अलखैर के नाम से भी है, अलखैर, फिर उसके बाद सेवा, कुछ इस तरह के नाम से, वो सारे आपकी लिस्ट जो है। जी जी। तो इस तरीके से 37 लीगल एंटिटीज़, अलखैर तो एक लीगल एंटिटी हुई ना, ऐसी 37 लीगल एंटिटी स्टेट एक्ट और MSCS के तहत पूरे हिंदुस्तान में कायम है। सहूलत उन्हें क्या चीज़ें फैसिलिटेट करता है? किन किन सेक्टर में क्या चीज़ें करता है उनके लिए? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हम वहाँ पे अगर किसी जगह पे हम तलाश करते हैं कि प्रमोटर मिले, प्रमोटर जिसका इसमें ये हो कि ये काम करना है हमको, उस प्रमोटर को कोऑपरेटिव से वाकिफ़ कराना, उनके लिए बायलॉज बनाना, उनके रजिस्ट्रेशन में मदद करना, उनके मैन पावर की ट्रेनिंग करना, उनको फुल ऑपरेशन मैनुअल देना, उनको सॉफ्टवेयर देना और मंथली मॉनिटरिंग करना, और जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि फ़िनांस अपने आप में बहुत ही नाजुक काम है, तो इस पे ऑपरेटिंग मैनुअल देना और उनके ऑपरेशन पे निगाह रखना, ये सहूलत का काम है। ये किस हद तक आप उन्हें अपने तय जवाबदेह बनाते हैं? हाँ, ये जो मैंने आपको सोसाइटी बताई, ये हमारे एफिलिएट्स हैं। ठीक है। वो एक MOC के तहत, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के तहत हमारा उनका रिश्ता बनता है और वो एक कानूनी हैसियत उसकी होती है। MOC में कुछ ऑब्जेक्ट तय हैं। वो ऑब्जेक्ट अगर मैं 4-5 आपको बहुत ही ब्रॉड बताऊं, जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कवानीन है लॉ ऑफ द लैंड, उसको वो टोटली पाबंदी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो बिलासूदी बुनियादों पे काम करेंगे। यानी बिलासूदी भी हमारे यहाँ डिफाइन है। जी जी जी। कि बिलासूदी किसको कहते हैं। जी। फिर उसके बाद
वो जो है कोऑपरेटिव के जो बाईलाज आपने बनाए हैं उस बाईलाज की आप पाबंदी करेंगे और उसके जितने तकाजे हैं आप पूरा करेंगे। जो हमने ऑपरेशन मैनुअल दिया है उस ऑपरेशन मैनुअल पे आप काम करेंगे। इससे जो डाटा जमा होगा इस डाटा को आप हमारे पास देंगे ताकि हम इसकी एनालिसिस कर सकें और फिर ये कि हम जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस करेंगे वो ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग आप लेंगे। तो उनका काम ऑपरेशन है, हमारा काम फैसिलिटेशन है। पिछले 10 साल के अंदर हम 11वें साल में दाखिल हो चुके हैं। अचीवमेंट अगर आप देखें तो क्या रहा, मतलब अचीवमेंट जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जब आपने इसको शुरू किया होगा, तो 10 साल मंसूबा मेरे ख्याल के विज़न 2016 के तहत इसको शुरू किया गया था, वो अचीवमेंट कहाँ तक पहुँचा? हाँ, जैसे कि हमने जब सफ़र शुरू किया था तो हमारा मेंबर बेस 2-4 हज़ार का था। आज 1,90,000 हमारा मेंबर बेस है इन कोऑपरेटिव्स का। हमने जब काम शुरू किया था तो हम जो लोन दे पाते थे 1 करोड़ का दे पाते थे। ठीक है। इस साल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन जो उसके नतीजे में लगा तो इस बार काम कम हुआ। उसके बावजूद 214 करोड़ 214 करोड़ रुपए का कर्ज फराहम किया गया इसमें। और इससे पहले 245 करोड़ का कर्ज फराहम किया गया था। यानी लॉकडाउन के दौरान भी आपके यहाँ देने का और जमा होने का दोनों सिलसिला जारी रहा, उसके असर नहीं पड़ा लॉकडाउन का? यानी कि आपको हम ये बताएं कि यहाँ 2 काम होता है ना। एक काम तो ये होता कि पैसा जमा करते हैं तो डिपॉजिट। हमने लॉकडाउन के दरमियान भी हमारे एफिलिएट्स ने और उनके स्टाफ मेंबर ने लोगों को डिपॉजिट विथड्रॉवल उनके घर पे जाकर के कराया। थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी भी है, ठीक है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। ठीक है। आपको याद होगा कि जब एटीएम ड्राई हो जाता था और लोग अपना विथड्रॉवल नहीं कर पाते थे, लॉकडाउन में निकल नहीं पाते थे, तो हम विथड्रॉवल करा सके। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि लोगों का विथड्रॉवल नहीं हुआ हो। मेरे पास तरह तरह की रिपोर्ट है कि रात में भी जाकर के लोगों ने विथड्रॉवल घर पे पहुंचाया है। तो इससे ठीक है, यानी कि हमारे सोसाइटी का बहुत ही अच्छा इमेज बना। हमारे मेंबर ने ये समझा कि साहब हम सही जगह पे अपने पैसे को जमा कर रहे हैं। और इस दौरान आप देख लीजिए कि 214 करोड़ का इस कोरोना काल में हमने कर्ज दिया है। ये जो एतमाद हासिल किया आपने, जो 4,000 से बढ़कर 190,000 तक तकरीबन पहुंच गया, 1,90,000 तक मेंबर्स आपके आ गए, 37 NGO संस्थाएं आपके साथ काम कर रही हैं। ये जो एतमाद गेन करने का जो सफ़र था, इसमें अड़चनें क्या आईं, उनको कैसे हल किया? नहीं, मतलब ये कि मेरा मानना ये है कि जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रमोटर मिल जाए, काम करने वाले मिल जाए किसी जगह, नंबर 1। नंबर 2 कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार हो। जैसे मैं बताऊं कि बिहार और राजस्थान ये 2 स्टेट ऐसा है जिसने सर्कुलर निकाल के वो रजिस्ट्रेशन दे ही नहीं रहे हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो आप तो काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रमोटर मिल जाए, रजिस्ट्रेशन मिल जाए, फिर इसके एक्सेप्टेंस में कोई परेशानी होती नहीं है। एक चीज़ ये है, जब आप बिला सूदी की बात करते हैं तो एक पूरा एक निज़ाम जो सूदी निज़ाम है उसे एक तरह से, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो चैलेंज कर रहे होते हैं आप, उसके पैरेलल एक सेटअप खड़ा कर रहे होते हैं। और उनका मानना है कि जब तक हम सूद नहीं लेंगे तो हमारी संस्थाएं आगे बहुत फ्लरिश नहीं कर पाएंगी, फूल फल नहीं पाएंगी। आपका ऐसा मानना है और आपने ऐसा किया भी है। ये मानने और करने में जो आपको जो चैलेंज रहा क्या रहा? असल में देखिए, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल है। जैसे लोग ये कहते हैं कि डिपॉजिट का मोटिव क्या होता है, तो लोग जो है, आप क्लासिकल ये पढ़िएगा कि डिपॉजिट का मोटिव 3 है: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट।
ये क्लासिकल आपको पढ़ाई जाती है ना। हमने जब इस काम को शुरू किया था तो हमने स्टडी किया था, और हमारी स्टडी जो फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी के नाम से वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट शशि भूषण ने वो स्टडी की थी। उसे मालूम हुआ था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए डिपॉजिट करना सबसे बड़ा मसला है। इनके 10 रुपया कौन डिपॉजिट लेगा? जी, डिपॉजिट जो वो लोग करते हैं इसलिए कि वो डिपॉजिट कर नहीं सकते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे पास पैसा रहता है, खर्च हो जाता है, तो उनको चाहिए कि साहब सेफ्टी एंड लिक्विडिटी आप दे दीजिए। जी, आप डिपॉजिट उठाने के लिए आप उठा नहीं पाइएगा इतना, मैं आपको एतमाद के साथ कह रहा हूँ। जी जी जी, मतलब ये कि आप लॉन्ग टर्म आप अगर ये कीजिएगा तो कोई चाहेगा कि उस पर हमको मुनाफा मिले। जी जी, अगर आप हिंदुस्तान के बैंक की बात भी देखेंगे, अगर किसी का सेविंग अकाउंट है तो वो इंटरेस्ट के मोटिव से पैसा जमा नहीं करता, उसको मालूम भी नहीं होता कि हम इंटरेस्ट क्या, बिल्कुल उसे पता भी नहीं होता किस पर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे कोई मोटिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये आप बुक में लिख देते हैं कि सब सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मैं कह रहा हूँ कि छोटा डिपॉजिट जो हिंदुस्तान के टोटल डिपॉजिट का 37% है वो सेविंग अकाउंट में है। जी, तो कितना बड़ा डिपॉजिट है, बहुत। आप ज़रा से इसको गौर फरमाइए। जी, और जिससे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डेली जो जमा करने वाला है उसके डिपॉजिट का तो पूछना ही नहीं, उसका सेविंग अकाउंट नहीं खुलता है। तो ये आप देने को हो जाइए तो आपको डिपॉजिट तो इंटरेस्ट फ्री मिलने को एकदम इत्मीनान से मामला है। अब दूसरी बात है कि आप लोन देते हैं तो क्या आप इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होता है? जी जी, हम इंटरेस्ट क्या कहते हैं, हम दो चीज़ से उसको रिप्लेस करते हैं। किसी भी आदमी को जो कर्ज चाहिए वो कर्ज दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि वो कोई तिजारत करना चाहता है या कोई एसेट बनाना चाहता है। जी, एक नौयत ये है। तो जो भी एसेट बनाना चाहता है या तिजारत करना चाहता है तो उसमें नफ़ा और नुकसान भी है। बिल्कुल है। एसेट वो ख़रीदना चाहता है तो सेल में भी कुछ प्रॉफिट है। हम उसको रिप्लेस करते हैं सेल से, लीज से। तो इसमें होता ही है कि इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ खुद क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। एक दूसरा है कि कोई इलाज कराना चाहता है, कोई तालीम के लिए कर्ज लेना चाहता है, इसमें कोई क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं है। नहीं, आप इसमें अगर कोई मुनाफा लेना चाहे तो मुनाफा है ही नहीं वहाँ पे, आप लीजिएगा क्या? जी जी, तो बिला सूदी ये है कि जहाँ पे क्रिएशन ऑफ वेल्थ है वहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, मार्कअप पे पैसे दे दें। ठीक है। और जहाँ पे कंजम्पशन लोन है उस कंजम्पशन लोन में जितना खर्चा आ रहा है सिर्फ वो ले, उससे कोई मुनाफा हमको न मिले। एक तरह से सर्विस चार्ज ले लें। सर्विस चार्ज लें जो एग्जैक्ट है, इसलिए कि आप उससे 1 पैसा भी ज़्यादा लेंगे तो वो सूद हो जाएगा। जी, इनके आप जानते हैं कि कुरान में जो असल बात कही गई है वो कहा गया कि सूद को अल्लाह ताला ने हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है। तो मतलब कि हम तिजारत करते हैं और लेकिन जहाँ पे मामला पैसा बन ही नहीं रहा है, तख्लीक़ ज़र नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम जो खर्च आता है सिर्फ वही लेते हैं। जी नादरीन, हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। अरशद अजमल साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 9206961786 और 9206962786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। मेरी बात अरशद अजमल साहब से हो रही है। अरशद अजमल साहब सहूलत माइक्रो फाइनेंस के ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं।
पिछले 10 साल से लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले से इनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से माइक्रो फाइनेंस के प्रमोशन में गुजरी है और गुजर रही है। हम उनसे बात कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि सहूलत माइक्रो फाइनेंस का जो 10 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था वो अब कहाँ तक पहुँचा है, आने वाले दिनों में उनके मंसूबे क्या हैं, किस तरह से वो समाज को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो ये है कि आप के साथ जो 37 संस्थाएँ काम कर रही हैं उन पर मॉनिटरिंग करते हैं, आप पर भी कोई मॉनिटर करने वाला कोई संस्था है जो आपके कामों पर आप पर डायरेक्ट नज़र रखे कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो बढ़ने का मार्केट में जो वेल्थ को बढ़ाने का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं? हमारे सामने जो है वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम एक बोर्ड और AGM के तहत हैं, है ना। ठीक। तो हमारे ऑपरेशन पे निगाह रखने के लिए हमारा अपना मैकेनिज्म अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, लेकिन एक मसला है जिस पे हम पे भी निगाह रखी जानी चाहिए। ठीक। वो चीज़ ये है कि हम शरिया कंप्लायंट हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। मतलब ये कि फिनांशियल जो मामला है वो तो ऑडिटर हमारा समझ लेगा। ठीक है कि फिनांस में हमने अगर कुछ किया है या हमारे इदारे कर रहे हैं, नफ़ा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ज़्यादा इंतज़ामी खर्च आ रहा है या फला आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो अकाउंट सेक्शन है, आप ऑडिट से उसको हल कर लेते हैं। लेकिन मामला ये कि क्या हम जो शरई जिसको शरिया ऑडिट कहते हैं, तो तासीस एक इदारा है हिंदुस्तान में जो शरिया ऑडिटर है। अच्छा। तो हम तासीस के शरिया ऑडिट को हमारे इदारे कंप्लाई करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि साहब जैसे आप ऑडिट किया, आप रेगुलेटर के पास अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, हम तासीस से आपका शरिया ऑडिट भी करवाते हैं कि ये जो आप काम किया है उसमें कितना आपने नफाज किया और कितना नहीं किया है, और जो कमी रह गई है उसको दुरुस्त करने का रास्ता क्या है। तो हमारे पास शरिया ऑडिटर भी हैं। पिछले दिनों एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है सहूलत माइक्रो फाइनेंस के बैनर से फाउंडेशन ने, मेरा ख्याल है कि कोविड हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट है। जी 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 जी। ये बड़ा चैलेंज वाला भी है और बड़ा ज़रूरी भी था। जी जी। इसका जो आइडिया था उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सहूलत को दी गई है, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हाँ, असल में देखिए ये जो आप डिफरेंट स्टडीज़ को अगर आप देख लेंगे, CMI का देख लीजिए कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, अजीम प्रेम जी लोग बिज़नेस से कैसे निकले हैं इसको आप देख लीजिए। तो ये आप स्टडी से क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, कितने लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। खुद हमारी फील्ड में मैं आपको बताऊं, कल ही मैं CMI की रिपोर्ट देख रहा था कि 2016 में 10.5 लाख के आसपास नौजवान 2.5 लाख पे अब 2.5 लाख पर आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, बहुत नेगेटिव चेंज आया है। जाहिर सी बात है इसी तरह से तमाम सेक्टर्स में कोविड ने असर डाला है और तमाम चीज़ों ने जो असर डाला है। तो मैं ये आपके ही सेक्टर की बात अभी करने वाला था जी। कि अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट जी है जी जी कि कितने एम्प्लॉय थे और आकर के कहाँ पे पहुँच गए हैं। जी। आप 75% रिड्यूस हो गए हैं। बिल्कुल। और 25% बचे हुए हैं जी इनके मीडिया में। जी जी। तो ये मामला हुआ है। तो हमने जो हैंड होल्डिंग के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी ली है और विज़न के सारे इदारे, जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम जो फंड को मोबिलाइज कर रही है, तो हम जो लोग भी 2 तरह की सूरत है। एक सूरत ये है जो तादाद ज़्यादा होगी कि जिनका रोज़गार चला गया है, वो रोज़गार जानते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके अंदर जो है डिसरप्शन आ गया जी। और अब वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। जी। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको कर्ज नहीं मिला है। बेशक। तो ऐसे लोगों को हम उस ज़रूरत को पूरा करेंगे कि वो कारोबार जानते हैं, वो कारोबार अभी हो सकता है, सिर्फ वो कर्ज की वजह से वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। तो कोविड हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट से जो फंड हमारा आएगा, इस
12 स्टेट में जो 80 प्लेसेस पे लोग हैं उनको हम ये पैसे फराहम करेंगे ताकि वो अपने कारोबार में खड़े हो सके। थोड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी हो सकती है कि बाज़ वो ऐसे सेक्टर से सर्विस के निकले हों, वो जॉब वहाँ करते हों, है ना, लेकिन उस स्किल की बुनियाद पे वो अपना कोई कारोबार कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हेयर ड्रेसर था, तो हेयर ड्रेसर था तो वो काम कर रहा था बड़े बड़े सैलून में, लेकिन उसके पास ये हुनर है कि वो खुद अपना छोटा सा सैलून खोल सके। जी जी। इसी तरीके से कोई जो है प्लम्बर था, जी जी, तो वो प्लम्बर अपना इंटरप्राइज उसको निकाल दिया गया सर्विस से, उसको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। तो ऐसे लोग भी जो सर्विस से निकले हैं और उनको टूल्स की ज़रूरत है, उनको इंटरप्राइज शुरू करने की ज़रूरत है। यानी कि ये तो दो मैंने मिसाल के तौर पे दिया, तमाम सेक्टर्स में इस तरह से। इसलिए कि एक केस हमारा उस्मानाबाद का है, इसी कोविड के दौरान मुंबई में एक अच्छे सैलून में काम करता था, लेकिन उस पर उसकी नौकरी चली गई। उस्मानाबाद में आया, उसने एक अच्छा सा सैलून खोला, हमारे कोऑपरेटिव ने उनको कर्ज दिया और वो बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। यानी कि इस तरह के एक जगह पे जो है वो किसी होटल में काम करते थे, और ये महाराष्ट्र का ही केस है। जी जी। वो आए और फिर उसके बाद उस्मानाबाद अपने वतन लौट गए। हमने, हमारे एफिलिएट्स ने उनको कर्ज दिया, उन्हें छोटा सा होटल, चाय बिस्किट और इस तरह की चीज़ों का दुकान खोल लिया है और उनका कारोबार जो है चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कि उनका कारोबार है और हो सकता है, सिर्फ उनके पास फंड का गैप है। वी विल प्रोवाइड दैट फंड। जी जी। बाज़ ऐसे हुनरमंद हैं, वो नौकरी कर रहे थे लेकिन वो इंटरप्राइज कर सकते हैं, तो उसमें टूल की ज़रूरत हो, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो, हम उसके लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। तो कोविड हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट, कोविड से जो कारोबार मुतासर हुआ है, जो नौकरियां मुतासर हुई हैं, जो डूएबल है, इसके तहत हम उनको लोन की रकम फराहम करेंगे। भाई अहम बात आपने बताई कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी है और बड़ा रिस्की भी है, क्योंकि जो पैसे आपके यहाँ से जाएंगे, आपके सिस्टम से जाएंगे, उसको सिस्टम में दोबारा वापसी भी होनी है। एक बड़े अमाउंट को वापस भी होना है। कुछ अमाउंट ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो उन्हें वापसी ना करने, लेकिन बड़ा अमाउंट वापस होना है। ये वापसी का जो अमल है किसी भी माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी या सेक्टर के लिए, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। सहूलत का क्या निज़ाम है? वापसी का जो रेशियो मैं पूछूं कि क्या है, मतलब जिस तरह से वापसी और डिपॉजिट दोनों का जो रेशियो है क्या है, कैसे मेंटेन होता है? देखिए, हम इसको एनपीए कैलकुलेशन कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि जब बैड एसेट होता है, लोन एसेट है, फिनांस में लोन एक एसेट है इंस्टीट्यूशन के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अप्रेजल, है ना, फेवरेटिज्म, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपका एसेट बैड हो जाता है, पैसे देने से पहले ही बैड हो जाता है। यानी कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि अगर अप्रेजल प्रॉपर नहीं है, यानी आप वहाँ दे दिया था, आपको याद होगा, आपकी उम्र तो इतनी हो ही गई कि कम से कम 1-2 आपने ऐसी लोन स्कीम देखी होगी जो प्रधानमंत्री और उसके 100 रोजगार के लिए नौजवानों को दिया गया। क्या उसका अप्रेजल हुआ था? उसको बैड होने में कोई प्रॉब्लम था क्या? सही है। यानी कि उस पे आप पहले ही प्रेडिक्शन कर सकते थे ना। हाँ। कि इसको बैड होना है, इसमें अप्रेजल कुछ है ही नहीं। सही है। उसी तरीके से आपने मुद्रा लोन कहा, मुद्रा लोन जिस तरीके से दिया गया, आपको मालूम है कि बैड हो गया? मुझे तो पहले से मालूम था कि इसको बैड होना है। तो मतलब ये कि आप जो बैड की बात कहते हैं, इफ देयर इज बैड अप्रेजल देयर विल बी बैड एसेट। एक बात तो ये समझ लीजिए, समझा कि नहीं? अगर वो, यानी कि हमारा ग्रोथ जो है, इस साल को छोड़ दीजिए, हर साल हम ग्रो करते हैं ना जी। हम पहले 7% पे ग्रो कर रहे थे, ठीक, आजकल 4% पे कर रहे हैं। इस बात को छोड़ दीजिए, तो कारोबार तो बढ़ रहा है ना भाई। आप अगर राइट प्लेस पे देंगे तो बैड वही हो सकता है
जिसमें एक सिलेक्शन बैड हो जाए, लेकिन आप प्रॉपर अप्रेजल करें, पैसा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि माइक्रो फाइनेंस में आप जानते होंगे कि माइक्रो फाइनेंस में बैड होने का मामला जो है 99% रिकवरी होती है यहाँ। जी जी, यानी कि इस चीज़ को आप जानते हो क्यों होती है 99%? क्या ख़ास बात है? यहाँ अखलाकी हालत बहुत अच्छी है क्या? नहीं, उसकी वजह ये है कि उसका फॉलो बहुत शानदार है। हाँ, उसके अंदर सॉलिडेरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर अच्छा फॉलो अप कर रहे हैं, यानी कि मैं ये बात आपसे नहीं कहूँगा कि सहूलत के तहत जो इदारे हैं अगर वो अप्रेजल बैड करेंगे तो बैड होगा एसेट, सही है। और इस चीज़ पे नज़र रखनी है सहूलत को। अगर प्रॉपर फॉलो अप नहीं होगा तो उसको बैड होना ही है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ये स्टोरी बहुत कम है। ये माइक्रो फाइनेंस, तो इसको हम ये कहते हैं अगर प्रोफेशनल हैंडलिंग है और फेथफुल किस्म से आप काम कर रहे हैं तो कारोबार फेल कर सकता है, इट इज़ नेचुरल। तो अगर 4% आपका बैड डेट होता है, 2% बैड डेट होता है, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। मामला ये है कि साहब आप अप्रेजल सही न करें, नंबर 1, और फॉलो अप न करें। और गरीब के साथ एक मामला और है, गरीब जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए कि उसकी एक बहुत बड़ी पूंजी होती है कि हमारी साख बनी हुई, हमको फिर 10,000 मिल जाएगा। जी जी, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट करने वाला है उसके पास ये नहीं होता है। नहीं होता, सही बात है। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट इज़ द पार्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट इज़ द पार्ट, इसलिए कि बिजनेस फेल भी करेगा, सही है। लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें ग्रो करेंगी। तो हमारे इदारे जो है जो ये काम कर रहे हैं उस पर मैं आपको कंक्रीट रिपोर्ट तो अभी नहीं दे सकता हूँ ऑफ हैंड, लेकिन मैं ये उसूली बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू हमारे पास नहीं है ना। और ये कि हमारे यहाँ फॉलो अप अच्छा होता है और माइक्रो फाइनेंस है, इसलिए बैड डेट के केसेस जो है हमारे यहाँ है, लेकिन वो टॉलरेबल है। अरशद अजमल साहब से ये गुफ्तगू जारी है। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। अरशद अजमल साहब से हमारी बात हो रही है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर है इसमें किस किस तरह की दुश्वारियाँ और आसानियाँ हैं, और सहूलत माइक्रो फाइनेंस जो पिछले 10 साल में क़ायम हुआ और अब तक कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या मसाइल हैं, और आने वाले जो दशक है, मेरा ख़्याल है कि जो 21 में हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर 2030 की मैं बात करूँ तो क्या हदफ रखते हैं, क्या इनका आसान एजेंडा है कि 10 साल में कहाँ पहुँचेंगे। मेरा सवाल यही होगा आपसे कि इसका जो ये एक दशक जो है, ये जो हम जिस 2021 में इस वक्त हैं, अगर 10 साल की मैं अगर बात करूं तो क्या आपने हदफ तय किया, आप कहां जाना चाहते हैं, अब तक के जो अचीवमेंट है उसकी बुनियाद पर जो एक्सपीरियंस रहा है, आने वाली 10 साल आपके सहूलत के कैसे हम देखेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो आप साइज़ की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि साहब जैसे आप आम ज़ुबान में आप ये समझें कि हमारा अभी 214 करोड़ है, तो हम सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के लिए बन जाए, इसके लिए 20,000 करोड़ का साइज़ हमको हासिल करना है। तब हम हिंदुस्तान में सिस्टमिक इंटरवेंशन कर सकेंगे और कह सकेंगे कि हमारा रिकॉग्निशन जो है वो नेशनल लेवल पे होगा। तो एक तो हमारा गोल ये है कि सब 20,000 करोड़, और मुझे लगता है कि अभी हम 200 करोड़ हैं, अगले 10 साल में हम चाहेंगे कि इसमें से आधा सफ़र हम तय कर पाएँ, 10,000 करोड़ तक हम पहुंच जाएं, है ना, ये हम चाहेंगे।
लेकिन जाहिर है कि इसको हासिल करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो और ज़्यादा लीगल एंटिटी बनाने की ज़रूरत है। अभी 37 लीगल एंटिटी है। ये 37 लीगल एंटिटी 10 साल में बनी है, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हो रही है कि हमारी लीगल एंटिटी जो है अगले 10 साल में कुछ 200 के करीब हमारी लीगल एंटिटी पूरे हिंदुस्तान में और वो हो सके। इनके इसको हमने अभी प्लॉट नहीं किया। आप ये सवाल कर रहे हैं तो आई एम जस्ट डूइंग लाउड थिंकिंग। जी जी, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये हदफ अपने यहाँ तय कर लिया है, लेकिन जो एक मोटा मोटी बात है कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो अभी मैं जस्ट जब लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ तो ये बात समझ में आती है कि ये हो सके। अभी हमारा समझिए कि 2 लाख मेंबरशिप बेस है। 10 साल में ये 2 लाख जो है बढ़ कर के 20 लाख हो जाए। तो ये जो मामला है इसको आप कहिए कि एक जस्ट लाउड थिंकिंग के तौर पे ये बात कही जा सकती है, लेकिन आपने कहा तो अब हम लोग इसको प्लॉट करने की भी कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हम कहाँ पहुँच सकेंगे। और 10 साल तो मेरी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं अब जो हूँ जी जी, यानी कि ये उम्र हो गई है, अब नौजवान सब इसको संभालेंगे तो उनके ऊपर होगा कि ये चीज़ कहाँ पे पहुँचती। लेकिन इस चीज़ का बहरकैफ सेटिस्फैक्शन है कि लीगल एंटिटी कैसी हो, नंबर 1। एक ऑपरेशनल सिस्टम कैसा हो, ठीक है, एक साउंड ऑपरेशनल सिस्टम कैसा हो, लोगों को बेनिफिट किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये चीज़ तो अब बन गई है और मजबूत बुनियादों पे ये चीज़ अब खड़ी हो गई। इसको रेप्लिकेट करना है। तो नाज़रीन, ये थे अरशद अजमल साहब जो सहूलत माइक्रो फाइनेंस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए और ये बताया कि हमें हरगिज़ मायूस नहीं होना है, हालात जैसे भी हों। हम तमाम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हुए काम करते रहना है। हाँ, अपना एहतसाब ज़रूर करते रहना है कि हम कहाँ पीछे छूट गए, हम और क्या कर सकते थे और क्या होना चाहिए, और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ही किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे और आप तक अपनी गुफ्तगू लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।